प्रॉफिट अर्न कर रहा है या मेरा बिजनेस लॉस पे चल रहा है, काउंटिंग करने का कौन सा तरीका होता है। तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं 2 महीने बाद एंट्री करूंगा जब मेरे हाथ में पैसा आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, ये हम लोग देखेंगे। पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बुक कीपिंग वाला जो पार्ट था वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से। अगर उसकी वीडियो नहीं देखी तो जाके फटाफट से चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट में दी गई है, ठीक है। अब आज की वीडियो में सर क्या बताने वाले हैं, आज की वीडियो में मैं सेकंड टॉपिक पे जाने वाला हूं जिसका नाम है अकाउंटेंसी। जी हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये देखो एक चीज यहाँ पे मैं कह दूं कि आपको ये जो सारे जो नोट्स में जो पढ़ा रहा हूँ ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे। ये सारे नोट्स आपको हमें दो जगह पे, एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे और दूसरा जो हमारा ऐप है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको वो जो है पीडीएफ जो है देखने मिल जाएंगे। जितने भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी कंटेंट मुझे आपको देने, वो सारी चीजें इन 2 जगह पे मिलेगी। तो फटाफट जाके उधर चेकआउट कर लेना और चीजों को कवर करना भी शुरू कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हो। प्लीज अपना एक प्यारा सा सपोर्ट, एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर दे देना, जिससे मेरे अंदर एक एनर्जी आएगी और मैं आपके लिए और कई सारी चीजें ऐसे लेकर आता रहूंगा। और इंग्लिश की जो चीजें होंगी वो आपका हमारा जो दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी, वहां पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अकाउंटेंसी की मैं बात कर रहा हूं। अकाउंटेंसी के पहले हमने क्या पढ़ा, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग सीधी सीधी बात है कि एक दुकान है, एक दुकान पे हमने क्या किया, सामान खरीदा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दुकान है, ठीक है। मेरी दुकान पे आप आए, आपने 10 रुपए का तुलतुले खरीदा। क्या खरीदा? 10 रुपए का तुलतुले यानी कुरकुरे खरीदा। अब आपने कुरकुरे खरीदा तो आपने क्या किया, मेरे से कुरकुरे लिया यानी मैंने आपको कुरकुरे दिया और आपने उसके बदले क्या किया, पैसे मुझे दे। यानी इस जगह पे क्या हुआ, हमारे ट्रांजेक्शन यानी लेन देन हुआ। हाँ या ना? सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? सही बोल रहे हो सर कि आपने मुझे कुरकुरे, मैंने आपको कुरकुरे बेचा और आपने उसके बदले मुझे पैसे दिए। यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रांजेक्शन हुआ, एक लेन देन वाली एक्टिविटी होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मेरी एक किताब निकालूंगा हिसाब किताब की, उसमें मैं तारीख डालूंगा, मैंने कुरकुरे बेचा है, कितने का बेचा, 10 रुपए का बेचा है, ये चीज मैं नोट करूंगा। और ये मेरे अकाउंटेंसी का ये सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। हिसाब किताब रखने का सबसे पहला स्टेप होता है, जहां पर जब कभी भी कोई भी लेन देन वाली एक्टिविटी होती है यानी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम बुक में लिखते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। और ये सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वही बोला गया, बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग वेयर ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अब ये क्या एक ही ट्रांजैक्शन था, एक ही लेन देन था जो मेरे बिजनेस में होने वाला है? नहीं सर, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। कहीं से आप सामान खरीदोगे, कहीं पे आप सामान बेचोगे, कहीं से उधारी में खरीदोगे, कहीं पे उधारी में बेचोगे, या फिर नगद खरीदोगे, नगद बेचोगे, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को कैसे लेके चलते हो। और ऐसे करके बिजनेस में कई सारी एक्टिविटीज होती है, कई सा हजारों बार सेल्स होते हैं, हजारों बार हम माल खरीदते हैं, हजारों बार हम उधारी में बेचते हैं, हजारों बार हम उधारी में खरीदते हैं, हजारों बार कैश में खरीदते हैं, हजारों बार कैश में बेचते। कई बार दुकानदार से लोग सामान उधार पे लेके जाते हैं लेकिन फिर भाग जाते हैं, पैसे नहीं देते, पैसे डूबते। ऐसे कई सारी एक्टिविटीज जो हमारे बिजनेस में होने वाली है। अब साल खत्म होगा, जब साल खत्म होगा अब यहाँ पे मेरे लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगा कि भैया मेरा जो बिजनेस है वो कौन सी पोजीशन पे चल रहा है। क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या मेरा बिजनेस लॉस पे चल रहा है, या फिर मेरा बिजनेस ना ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना ही लॉस अर्न कर रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब चल रहा है, बैलेंस होके चल रहा है, ठीक है। अब ये जानना क्यों जरूरी, ये जानना इसलिए जरूरी है, अगर मुझे लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होगा तो मैं 2 चीज करूंगा, या तो ऐसी कोई तरकीब निकालूंगा जिससे इस लॉस को मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकूं, या फिर दूसरी चीज ये होगी कि मैं अपना धंधा बंद करके चुपचाप दूसरा कोई और धंधा चालू कर दूं या फिर दूसरा कोई काम करने लगूं। सही बात है। या अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा तो भैया बिजनेस को और कैसे बड़ा करना है वो सोचूंगा, या फिर धंधे को और कितना डाइवर्सिफाई करना, मतलब ये धंधे के अलावा और कौन से बिजनेस मुझे करने चाहिए इसके बारे में मैं सोचूंगा। ये डिसीजन कब हो पाएगा, जब मेरा प्रॉपर्ली मुझे प्रॉफिट लॉस मुझे पता चलेगा, तभी हो पाएगा। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है। अब मुझे बताओ, बिजनेस में हजारों बार सेल हुआ रहेगा, हजारों बार परचेज हुआ रहेगा, हजारों उधारी में परचेज किया होगा, हजारों बार उधारी में बेचा होगा, ठीक है, कैश में खरीदा होगा या फिर कैश, ऐसे करके कई सारे ट्रांजेक्शन क्या हुए रहेंगे। सही बात है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी कि भैया कौन सा सेल्स वाला ट्रांजेक्शन है, कौन सा परचेज वाला ट्रांजेक्शन है, कौन सा कैश ट्रांजेक्शन है, कौन सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ऐसे करके मुझे हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब क्लासिफाई कर दिया, अब सेल्स हुआ है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं टोटल करूंगा कि कितने का सेल्स हुआ। हाँ, 1 करोड़ का सेल्स हुआ है। परचेज कितने का किया भाई, 2 करोड़ का परचेज किया था, ठीक है। उधारी में कितना बेचा, 3 लाख का उधारी में बेचा है।
उधारी में खरीदा कितने का, 2 लाख का उधारी में खरीदा है, सही बात है। यानी साल भर में जितने भी परचेज हुए रहेंगे, जितने भी सेल्स हुए रहेंगे, उन सभी का मैं टोटल करूंगा, यानी मैं क्या करूंगा, समराइज करूंगा। इतने सारे ट्रांजेक्शन उसको मैं एक अमाउंट में लेकर आऊंगा, यानी मैं समराइज करूंगा। अब समराइज करने के बाद अब क्या करूंगा, मेरे एक पूरे खर्चे की लिस्ट बन जाएगी, एक पूरे मेरे क्या इनकम की लिस्ट बन जाएगी। अब खर्चे और इनकम को क्या करूंगा, मैं एक दूसरे से माइनस करूंगा। अगर खर्चा ज्यादा है और कमाई कम है यानी नुकसान है, कमाई ज्यादा है यानी खर्चे कम है यानी क्या है, फायदा है, सही बात है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या एक पार्ट है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी क्या सिस्टम है, अपना सिस्टम है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है, आपका एक पार्ट है, अकाउंटेंसी का एक हिस्सा है, जहां पर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड यानी हम क्या करते हैं, हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। हिसाब किताब मेंटेन करने का जो ट्रांजैक्शन उसको डिवाइड करेगी कि ये सेल्स का ट्रांजैक्शन था, कि परचेज का था, कि कैश परचेज का था, कि कैश सेल्स का, ऐसे कई सारे अकाउंट्स होते हैं। उसको फिर समराइज यानी टोटल करूंगा कि सेल्स हुआ पूरे साल में कितने का सेल्स हुआ, परचेज हुआ तो कितने का परचेज हुआ था, उधारी बेचा तो कितने का उधारी बेचा था, सही बात है। फिर रिपोर्ट बनाऊंगा। क्या रिपोर्ट बनाऊंगा, ये जानूंगा कि भैया रिपोर्ट बनाऊंगा कि मेरे साल भर में खर्चे कितने हुए, कमाई कितनी हुई। ये जानने के बाद एक रिपोर्ट बन गई। अब रिपोर्ट बनने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे खर्चे और कमाई को एक दूसरे से माइनस। खर्चा अगर मेरा ज्यादा है और कमाई कम है तो सीधी सीधी बात है लॉस होता है। अगर कमाई ज्यादा है और खर्चा कम है तो बड़ा वैसे बात है प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनेगा, रिपोर्ट बनेगा। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चलेगा कि प्रॉफिट और लॉस तो पता चलेगा, प्रॉफिट की लॉस है। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चलेगा कि मेरे पास बिजनेस की प्रॉपर्टी कितनी यानी एसेट कितना है, और बिजनेस के ऊपर कर्जा कितना है मतलब लाइबिलिटीज कितनी है। क्लियर हो गया। फिर अकाउंटेंसी क्या, अकाउंटेंसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों ही आते हैं, बुक कीपिंग भी आता है और अकाउंटिंग भी आता है। और ये दोनों ही क्या करते हैं, आपका एक पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्लियर हो गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग जब कभी मेंटेन की जाती है, अकाउंटेंसी जब भी मेंटेन की जाती है तो वहां पे हमेशा एक सेट ऑफ रूल फॉलो किया जाता है। सेट ऑफ रूल क्यों फॉलो किया जाता है, ताकि अगर मेरे अलावा कोई और अकाउंटेंट आए तो वो उसी सेट ऑफ रूल्स को क्या फॉलो करे। अगर मैं अपने हिसाब से समझ पाएगा, क्या नहीं समझ पाएगा, क्या वो उस तरीके से अकाउंटिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या बनाते हैं, एक गाइडलाइन बना देते हैं कि भैया इस तरीके की एंट्री होनी चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है या फिर ये एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है तो इसका एंट्री इस तरीके से होना चाहिए। अगर सेल्स है तो सेल्स की एंट्री इस तरीके से होनी चाहिए। अगर परचेज है तो परचेज की एंट्री इस तरीके से होनी चाहिए। यानी एक सेट ऑफ रूल बना दिया जाता है। उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जो पूरी दुनिया में क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, ताकि अकाउंटिंग मेंटेन करने का जो तरीका होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कॉलर क्या बोलते हैं, कॉलर ये बोलते हैं अकाउंटिंग रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सही बात है ना। अकाउंटिंग से क्या है, पूरा एक बॉडी है यानी पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें आपकी थियरी यानी कैसे उसको मेंटेन करना, इसके रूल्स लिखे रहते हैं। साथ ही साथ क्या क्या स्टेप होते हैं एक ट्रांजेक्शन को एंट्री करने के, उसको मेंटेन करने का, उसके बारे में हमें क्या दिया रहता है। क्लियर है। अब यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं यानी हिसाब किताब रख रहे हैं, रिपोर्ट्स रख रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग करने का कौन सा तरीका होता है, कितने तरीके होते हैं, किस बेसिस पे किया जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 3 बेसिस पे किया जाता है। पहला होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस और तीसरा होता है मिक्स बेसिस। कैश बेसिस मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात करूं। देखो जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं यानी जब लेन देन होता है तो जरूरी क्या हमेशा लेन देन कैश में ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक किराने की दुकान पे जाते हो, जब किराने की दुकान पे जाते हो तो आप क्या करते हो, पहली बार अगर दुकान पे जाते हो तो आप क्या बोलते हैं, अंकल नमक का पैकेट चाहिए, ठीक है। आप नमक लिए और नमक का 10 रुपया 20 रुपया जो भी रहेगा वो आप क्या कर देते हो, वो पे कर देते हो। हाँ या ना, हाँ बोलते हो, हाँ सर पे कर देते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब वही किराने की दुकान से आप रोज रोज सामान लेके जा रहे हो तो रोज रोज इतना कैश अवेलेबल होता है क्या एक जॉब वाले के बंदे के पास, नहीं। तो वो क्या करता है, वो जाता है दुकानदार के पास, वो बोलता है भैया आप महीने भर में जितना भी सामान लगता है वो सारा सामान दे दो, जैसे महीना पूरा होगा तो मैं क्या करूंगा, महीने की पहली तारीख में आपका पूरा हिसाब करूंगा और पेमेंट आपका कर दूंगा। सही बात है, हाँ यार। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी लेन देन होता है बिजनेस में तो 2 तरीके से होता है। एक होता है कैश बेसिस, कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि जहां पे एक हाथ आप सामान ले रहे हो और दूसरे हाथ उस सामान की जो वैल्यू है उसको पैसे में क्या आप रिटर्न मतलब कैश दे रहे हो, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि आपने सामान तो लिया लेकिन पैसे तुरंत दिए क्या, नहीं, कुछ दिनों बाद दिए या फिर कुछ महीनों बाद आपने दिए, ठीक है। अब कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग ऐसा अकाउंटिंग होता है जहां पर हम रिकॉर्ड तभी मेंटेन करेंगे, ट्रांजेक्शन तभी मेंटेन करेंगे, ट्रांजेक्शन तभी हम क्या करेंगे, नोट करेंगे जब हमारे बिजनेस में एक्चुअल में कैश आया रहेगा, ठीक है, एक्चुअल में कैश आया रहेगा
मतलब कैश आ रहा है तब भी उसकी एंट्री हो गया, कैश नहीं आ रहा है तो एंट्री नहीं हो रही है। मतलब मान लो सीधी सी बात है, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर से आपने क्या लिया, दवाई अवाई लिया, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, 250 रुपया फीस हुई, तो डॉक्टर उसकी एंट्री करेगा नहीं। अगर वो कैश बेसिस फॉलो कर रहा होगा सिस्टम, तो एंट्री उसकी अकाउंटिंग के बुक में करेगा नहीं। वो कब करेगा, जैसे 4 दिन बाद आपने आप गए और वो अपने 250 रुपया उसको क्या दिया, डॉक्टर को जो उधारी आपने लिया था दवाई, उसका 250 रुपया आपने 4 दिन बाद क्या दे दिया, तो वो 4 दिन बाद की तारीख डालेगा और फिर वो 250 रुपए की एंट्री करेगा। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर पैसा आया तो ही एंट्री करने का, अगर पैसा नहीं आया तो एंट्री करने का नहीं। उसी तरीके से अगर आपके जो एक्सपेंस है, मतलब जो खर्चे होते बिजनेस के, ठीक है, खर्च आपने किया, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर को क्या चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, दवाइयां चाहिए, वो भी कहीं से लेकर आएगा, घर पे तो बनाएगा नहीं, कहीं से लेकर आएगा, सही बात बोलो, ठीक है, वो गया, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर ने बोला मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं 1 हफ्ते बाद पैसे दूंगा, समझा, तो वहां पे वो गया, दुकानदार वाले ने बोला ठीक है चलेगा, 1 हफ्ते बाद पैसे, तो अब उसकी जवाबदारी क्या बनती है डॉक्टर की, कि वो एक अपने बुक में लिख के रखे ना कि इसको इतना उधारी देना है मुझे, ठीक है, लेकिन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करता है, वो 1 हफ्ते बाद जाता है, पैसे देता है, तब आके वो क्या करता है, एंट्री करता है। मतलब सीधी सीधी बात है, जब एक्सपेंस अगर खर्चे भी होंगे तो तभी वो एंट्री करेगा, जब वो खर्चे वो पे कर रहा होगा, यानी उसका कैश दे रहा होगा तभी एंट्री करेगा, वरना एंट्री करेगा नहीं। क्लियर हो गया, मतलब सीधी सादी भाषा में अगर मैं बात करूं कि ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग ये बेसिस जो होता है कैश अकाउंटिंग में, इसमें क्या होता है, अगर पैसे मिल रहे हैं तभी ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, अगर पैसे दिए जा रहे हैं तभी ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, उधारी वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री की नहीं जाती है। उधारी वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री तभी होगी जब उसका उधार छुट्टा किया जाएगा, जिस दिन उस दिन इसकी एंट्री की जाएगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश बेसिस। और ये यूज कौन करता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, लॉयर्स यूज करते हैं, सीए यूज करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले जो लोग होते हैं वो लोग यूज करते हैं। फिर आता है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल बेसिस मतलब क्या होता है, यहां पे अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो क्रेडिट हो या फिर आपका क्या हो, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट मतलब उधारी में हो या फिर कैश में हो, ट्रांजैक्शन हुआ ना, मतलब पेमेंट इनकम हुई ना, जैसे आप अब दूसरा केस देखते हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर या फिर आप मेरे पास आ रहे हो, चलो मेरे पास आ रहे हो, आपने मेरे से सामान खरीदा, ठीक है, आपने बोला कि भैया अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं 2 महीने बाद पैसा आपको दूंगा, ठीक है, तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं 2 महीने बाद एंट्री करूंगा जब मेरे हाथ में पैसा आएगा। मैं क्या करूंगा, मैं क्या कौन सा बेसिस फॉलो कर, एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं। एक्रूअल बेसिस को मर्सेंटाइल बेसिस भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं, तो आप मार्च के महीने में मेरे से सामान उधार पे लेके गए, तो मैं अपना बुक निकालूंगा, मार्च के महीने में जो भी तारीख है वो डालूंगा, आपका नाम लिखूंगा और आपने इतने इतने सामान लेके गए और मेंशन कर दूंगा कि उधारी लेके गए। क्लियर हो गया। और फिर जब आप पैसे लेकर आएंगे अप्रैल के महीने में या फिर मई के महीने में, जून के महीने में पे करने आएंगे, तो वहां पे वापस मैं लिखूंगा कि जो उधारी लेके गए थे वो क्या हो गई, पे हो चुकी है, ठीक है। ये कौन से बेसिस पे होता है, एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। अगर आप तुरंत कैश देते तो भी मैं एंट्री करता, अगर आप उधारी लेके जा रहे तो भी मैं तुरंत ही एंट्री करता। ऐसा कभी नहीं होगा कि जहां पर जब पेमेंट आएगा या फिर जब कैश मेरे हाथ लगे तभी एंट्री होगी, वरना एंट्री होगी नहीं। तो ये चीज एक्रूअल बेसिस में होती नहीं है, ठीक है। सेम तरीके से मैंने किसी से सामान उधारी खरीद के लेकर आया, तो अब मेरी जवाबदारी, अब ऐसा नहीं जैसे डॉक्टर ने किया था कि जब पेमेंट करेगा तभी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा, वरना एंट्री करेगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैंने उधारी लेकर आया ना, ठीक है, अब वो मेरी जवाबदारी है, तो मैं अपने हिसाब किताब में लिख के रख दूंगा कि भैया इतने तारीख को मार्च महीने में मैंने इतने 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 रुपए का सामान उधारी लेकर आया, ये फलाना ठिकाना इंसान से, ये पर्सन, ठीक है। अब जब उसको 2 महीने बाद मैं पेमेंट करूंगा, फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो वापस से मेरे अकाउंट में एंट्री कर दूंगा कि हाँ मैंने वो पेमेंट कर दिया है। इस तरह के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूअल बेसिस बोलते हैं। सीधी सादी बात करूं कि चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, जिस दिन होगा, जिस दिन ट्रांजेक्शन अकर होगा, लेन देन होगा, उसी दिन क्या होगी, उसकी एंट्री की जाएगी एक्रूअल बेसिस में, चाहे वो पेमेंट आई हो या फिर नहीं आई हो। अगर एक्सपेंस, अगर आपने खर्चा किया है, भले उस खर्चे का पेमेंट आपने किया नहीं है, ठीक है, किया हो या नहीं किया हो, लेकिन फिर भी उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस में। क्लियर हो गया। फिर आता है मिक्स्ड बेसिस, और ये एक्रूअल बेसिस ने आज की डेट में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन यही यूज करती है एक्रूअल बेसिस, क्योंकि ये रियल पिक्चर दिखाता है कि भैया किससे कितना पेमेंट लेना है, किससे कितना पेमेंट देना है, तभी हमें पता चलेगा ना। ये डॉक्टर भाई साहब बोलते हैं मैं दिमाग में रखूंगा, लेकिन पता चला 10-15 लोग से ले लिया, उनको याद ही नहीं रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए ये वाला मेथड का यूज किया जाता है। फिर मिक्स्ड बेसिस क्या होता है, मिक्स्ड बेसिस क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, कैश बेसिस का भी और एक्रूअल बेसिस का भी। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, देखो सीधी सीधी बात है, जब कभी भी आपका जो इनकम होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कमाई आ रही है, क्या आ रही है,
कमाई आ रही है। तो जब ट्रांजेक्शन हुआ, मुझे पैसे मिलने चाहिए, लेकिन मुझे पैसे मिले नहीं है, तो मैं एंट्री करूंगा नहीं। जिस दिन मुझे पैसे मिलेंगे तभी मैं एंट्री करूंगा, ठीक है, जैसे कैश बेसिस में होता था इनकम के लिए। लेकिन एक्सपेंस जब होगा, ठीक है, एक्सपेंस में कौन सा मेथड यूज होगा, एक्रूअल बेसिस। मतलब कि भले मुझे कैश मिला, मैंने कैश पे नहीं किया होगा, लेकिन मेरा खर्चा है ना, मुझे देना है ना, तो मैं एंट्री करूंगा। मतलब अगर कैश मिलेगा तो ही एंट्री होगी इनकम की, नहीं मिलेगा तो एंट्री होगी नहीं। लेकिन पेमेंट का, चाहे पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उसकी एंट्री होगी ही होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स बेसिस। लेकिन इंडिया में ये बोलते हैं ना, अलाउ नहीं किया जाता, ये इंडिया में फॉलो किया नहीं जाता है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या आता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, ये हम लोग देंगे। सबसे पहली चीज रिलायबिलिटी, क्या होती है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। मतलब अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, जैसे मेरी दुकान है, किराने की दुकान है, ठीक है, किराने की दुकान की इस किताब में मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास कैश 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, कैश मेरे पास कितने पड़े, 10,000 रुपए पड़े। तो अगर कोई बंदा आ रहा है, मेरा लॉकर खेल रहा है, मेरा हिसाब किताब का बुक देख रहा है कि कैश में 10,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है, और लॉकर खोल रहा है, तो सच में कैश, तो ही वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, रिलायबल होती है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, गलत होनी नहीं चाहिए। पता चला कैश 2 रुपया पड़ा और एंट्री करके रखो 2 करोड़ का, तो वो चीज गलत होती है। इससे आपको कभी भी आपके बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके बिजनेस लॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके पास के बिजनेस का कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी, इसके बारे में कभी भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और आप बिजनेस डिसीजन प्रॉपर्ली ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब कभी भी आप क्या करें, आप एंट्री करें, तो हमेशा आप जो इंफॉर्मेशन है वो सही डालें, ताकि आपको आपकी बिजनेस का पोजीशन और उसका पोटेंशियल क्या है इसके बारे में आपको पता चल सके। फिर क्या आता है, रिलेवेंस। रिलेवेंस क्या होनी चाहिए, रिलेवेंस ऐसे होने चाहिए कि भैया कि जो भी आप एंट्री कर रहे हो, जो भी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हो, वो रिलेवेंट होनी चाहिए आपके बिजनेस से। मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने माल उधारी पे बेचा, कितने का, 4,000 का माल मैंने उधारी पे बेचा, ठीक है। अब जब मैं बिजनेस का मैं जब प्रॉफिट लॉस निकालूंगा, तो वो इंफॉर्मेशन है कि भाई मेरे क्रेडिट, मतलब मुझे और कितना पैसा मिलने वाला मार्केट से, मार्केट में मेरा कितना पैसा बचा हुआ है उधारी वाले, जो मुझे आगे फ्यूचर में मिलेगा, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी और बिजनेस में मैं वो ऐड करूंगा। सही बात है। लेकिन भाई अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें कर रहा हूं मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड कर दे रहा हूं, तो क्या मुझे बिजनेस का प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाएगा, नहीं भाई। इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों ऐड करो, आपका घर का खर्चा अलग है और बिजनेस का खर्चा अलग है, बिजनेस की कमाई अलग है और आपके घर का खर्चा और घर की कमाई अलग होती है। तो घर का खर्चा अगर इसमें ऐड करोगे तो बिजनेस का प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं। क्या घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड करना क्या रिलेवेंट था बिजनेस के हिसाब किताब में, नहीं रिलेवेंट था ना। तो ये क्या होता है, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा वैसे ही इंफॉर्मेशन, वैसे ही ट्रांजेक्शन आपको एंट्री करनी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज हो, ऐसी कुछ भी एंट्री करनी नहीं है। फिर दूसरा आता है क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो जितनी भी आप एंट्री करो, वो एंट्री जो होनी चाहिए वो इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है, कि दूसरा कोई बंदा अगर आए तो उसको इजीली पढ़ सके, समझ सके, ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है उसको जान सके। अब पता चल रहा है आप बहुत बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी लिख दे रहे हो, ये नेटवर्थ लिख दे रहे हो, ये लिख दे रहे हो, वो लिख दे रहे हो, फलाना ठिकाना लिख दे रहे हो, जिसके बाद से अगर कोई इन्वेस्टर आता है बुक खोले, भैया उसको तो समझ में ही नहीं आता है। आपने तो भैया पूरे फाइनेंशियल टर्म लिख दिए, आपने तो बड़े बड़े टर्म लिख दिए, तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपका इस बुक का कुछ मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इससे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि हमेशा जो इंफॉर्मेशन आप इनपुट करें वो हमेशा क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा क्या आता है, कंपेरेबिलिटी। क्या कंपेरेबिलिटी मतलब क्या बोला गया, सीधी सीधी बात बोलूं कि तो हमेशा जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, ठीक है, बुक कीपिंग में या फिर अकाउंटेंसी में जो भी आप इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हो, वो हमेशा इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इजिली कंपेरेबल होनी चाहिए, कि एक बंदा दूसरे फर्म के ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे फर्म के बुक से आपके हिसाब किताब को क्या कंपेयर कर सके, कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका लॉस कितना है, आपका लॉस किसका, कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा कर रहा है और दोनों में से कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो इजिली कंपेयर होने चाहिए। मतलब उतने अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक में आपको क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने चाहिए जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक भी हमने कवर कर लिया, होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कुछ भी डाउट है प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिलेंगे। उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ, आपको लेक्चर बाय लेक्चर क्या नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये सारे नोट्स मिल जाएगा और आप वहां से पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और पढ़ो भाई,
हल्के में मत लो, मजे में मत लो, वरना बहुत दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें क्लियर कर दी। होप सो आपको चीजें क्लियर हुई। स्टिल कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। दोस्तों यार शेयर कर दो यार, इतनी सारी चीजें लगा शेयर जरूर कर देना, ठीक है?